नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी लेवल 2 क्लास 6 to 8 क्लास की बात करेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षक की बात करेंगे। ये केवल आपका टीटी एग्जाम ले रहा है। ये गवर्नमेंट का मानना है, पीवी के वेबसाइट पर मानना है, अकॉर्डिंग टू रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और इसके पहले 4 बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो सभी लोग यहाँ पे तैयार हो जाइए। और सभी को पता है एग्ज़ाम 2 मई से अपडेट हो चुका है। और सभी को एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। 7 दिन पहले आएंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। डेली आपको 7 दिन पहले से, यानी कि कह सकते हैं 25 के बाद आपको डेली आपको अपना एडमिट कार्ड, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर डालकर देखना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। डेली अपडेट आपको देखते रहिए, कोई भी अपडेट है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न करेंगे एनसीईआरटी लेवल पर करेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है वही प्रश्न करने वाले हैं। तो सभी लोग अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न है, सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में था? प्राकृत में था, पाली में था, संस्कृत में था या ब्राह्मी में था? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि सबसे पहले पत्थरों पर जो शिलालेख है वह आपके किस भाषा में था? तो सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख प्राकृत भाषा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत भाषा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका तो प्राकृत पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया गया यहाँ पे मेल करना है, और सोशल साइंस में अक्सर मेल या कथन वाले ज़्यादा आते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। बौद्ध परिषद दिया गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चारों बौद्ध परिषद दिए गए हैं और इसका स्थान दिया गया है। ठीक है, 4 स्थान दिए गए हैं। अब इनमें से बताना है कौन सा बौद्ध परिषद कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यानपूर्वक कूट वाला देखना पड़ेगा। चारों ऑप्शनों को देखा जाए तो नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो प्रथम का हमारा क्या हो जाएगा, राजगृह। द्वितीय आपका वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चतुर्थ आपका हो जाएगा कश्मीर। ठीक है, तो यानी कि जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रथम जो है राजगृह अजातशत्रु की बात करते हैं। प्रथम जो राजगृह है वह अजातशत्रु की बात करते हैं। द्वितीय आपका वैशाली जो है यह कालाशोक बौद्ध परिषद कहलाता है। तृतीय आपका पाटलिपुत्र अशोक बौद्ध परिषद कहलाता है। चतुर्थ आपका कश्मीर कनिष्क बौद्ध परिषद प्रथम शताब्दी की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहला कूट वाला दिया गया है 3214 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है कि कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुगल कालीन स्रोतों में से कौन सा विशेष जो है उपयोगी है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिए। कृषि संबंधी जो जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए मुगल कालीन स्रोतों में से जो आपका विशेष उपयोगी माना जाता है वह आपका कहला जाता है आईन अकबरी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अबुल फजल रचित आईन अकबरी कृषि संबंधित एक जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण मुगल कालीन स्रोत है, तो वह कहला जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, अबुल फजल रचित की बात करते हैं आईन अकबरी। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि आरा तथा जगदीशपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध 1875 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह या नाना साहब पेशवा? तो आरा तथा जगदीशपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने आरा तथा जगदीशपुर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है 1857 की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1875 दिया गया है। इनमें भी आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आरा तथा जगदीशपुर में
अंग्रेजों के विरुद्ध 1875 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? एग्जाम में प्रश्न आ गया, ये ध्यान दीजिएगा। तो 1857 का विद्रोह का अगर जिक्र होता है तो वो अलग बात है, कुंवर सिंह की बात करते हैं, लेकिन आरा का जो जिक्र होता है वह 1857 दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है 1875 की बात कर रहे हैं। 1875 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, किन्हीं में से किसने लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो लगातार जो है 6 साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले जो कहला जाते हैं, आप सभी जानते हैं, नहीं जानते वह है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है वर्ष 1940 से लेके 1945 तक लगातार जो है 6 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अबुल कलाम आज़ाद की बात करेंगे। अगला, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी 48 में, 52 में, 61 में या 71 में हुई थी? यही प्रश्न आएगा एग्जाम में। अगर आ गया तो आपका फीडबैक क्या होगा, आपको उत्तर क्या होगा? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत अगर पूछा जाता है तो वह हुई थी दोस्तों 1961 में। तत्कालीन युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी और वर्तमान में उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे उस समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू। साफाई और हनफी क्या है दोस्तों? शायद हो सकता है पहली बार नाम सुने होंगे आप। साफाई व हनफी जो है न्याय के इस्लामी सिद्धांत है। क्या है ये? न्याय के एक इस्लामी सिद्धांत हैं साफाई और हनफी। अगला है भूगर्भ विज्ञान व्याख्या करता है। तो जो भूगर्भ विज्ञान होता है वह किसकी व्याख्या करता है? तो वह पृथ्वी के आंतरिक भाग की व्याख्या करता है। पृथ्वी से संबंधित विज्ञान भूविज्ञान कहलाता है, जी हम जियोलॉजी कहते हैं। भूगर्भ विज्ञान पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो है व्याख्या करता है। इसमें ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली जो सैले पत्थरें होती हैं उन प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। अगला, तंबाकू का उत्पादन करने में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? सभी लोग बताइए। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न पूछा जा रहा है। तंबाकू का उत्पादन करने में भारत का विश्व में स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? लगभग देखिए, भारत में अग्रणी तंबाकू देश की अगर बात करते हैं और अक्सर ये पूछा जाता है तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा जो है आपका तंबाकू उत्पादक है और चीन के बाद हमारा किसका नाम आता है? भारत का। यानी कि जो आपका ऑप्शन द्वितीय दिया गया है, द्वितीय क्या हो जाएगा? उत्पादन भारत की बात कर रहे हैं। प्रथम पूछा जाएगा तो प्रथम आपका यहाँ पे चीन हो जाएगा, लेकिन भारत दूसरे नंबर पर आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, खनिज सेलखड़ी उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में नहीं पाया जाता? अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ या बागेश्वर? देखिए सभी लोग जानते हैं, भारी टफ के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रिपरेशन अभी से होगी मजबूत तभी टीटी एग्जाम होगा बिल्कुल जबरदस्त तंदुरुस्त तरीके से। तो खनिज सेलखड़ी उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में नहीं पाया जाता है? तो ये जानना जरूरी किस में पाया जाता है? तो आपके अल्मोड़ा में पाया जाता है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में और बागेश्वर जनपद में पाया जाता है। लेकिन यह पौड़ी गढ़वाल जिले में यह नहीं पाया जाता है। कौन सा द्वीप जो है मूंगे से बना है? मूंगे से आप सभी लोग परिचित होंगे। ऐसा द्वीप का जिक्र हुआ है जो द्वीप मूंगे से बनी हो। तो आप सभी लोग जानते हैं जो लक्षद्वीप मूंगे, या मूंगे मतलब क्या कहलाता है? प्रवाल से बनी। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, सभी लोग जानते हैं। और लक्षद्वीप सबसे बड़ा द्वीप अद्रोत कहलाता है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप आपके जो है अरब सागर पर स्थित है।
इसके बाद जो है अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं? पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, मैग्नीशियम, रेडियम या इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय ऊर्जा के मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है। तो नाभिकीय ऊर्जा के मुख्य स्रोत जो हमारे कहलाते हैं यूरेनियम और थोरियम कहला जाता है। ये भारत में थोरियम जो है अधिक पाया जाता है और यूरेनियम जो है आपके झारखंड में ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद जो अगला बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल गर्म हो जाता है, किसके रीजन में गर्म हो जाता है? सूर्य की सीधी किरणों से, सूर्य की विकिरण से, पृथ्वी के अंदर की गर्मी से या ज्वालामुखी गतिविधियों से हो जाता है। तो वायुमंडल जो है गर्म किसके अकॉर्डिंग हो जाता है? ये रीजन क्या है दोस्तों? इसका रीजन ये है कि सूर्य की विकिरण से। हमें इसमें जो है सभी सर्वाधिक योगदान जो है पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित विकिरण का होता है और विकिरण को लघु तरंग के रूप में ग्रहण करती है और दीर्घ तरंग के रूप में छोड़ती है। ये भी ध्यान देना है, लघु में ग्रहण करती है, दीर्घ में छोड़ती है। अगला, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बताइएगा। तो सार्क का जो मुख्य उद्देश्य कहला जाता है वह होता है क्षेत्रीय सहयोग। सार्क जो है आपके दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक एक संगठन है। सार्क की स्थापना कब हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान मिलकर की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य होता है क्षेत्रीय सहयोग। अगला प्रश्न है, एक सरकार जिसमें राजा सर्वोच्च है लेकिन उनकी शक्तियां कानून या संविधान के तहत ही सीमित होती हैं। राजा सर्वोच्च होगा लेकिन उसकी जो शक्तियां कानून व्यवस्था है वह संविधान के समिति के अकॉर्डिंग रहेगी, तो वह कहला जाती है संवैधानिक राजशाही। क्या हो जाएगा? वह संवैधानिक राजशाही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बता देता हूं, ब्रिटेन। फॉर एग्जाम्पल में ब्रिटेन आपका है। अगला जो प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय रचना को स्वीकारने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रचना को स्वीकारने वाला पहला राज्य जो कहला जाता है वह आपका राजस्थान राज्य कहला जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? आपके 1964 में नागौर जिले से की गई थी। किस जिले से की गई थी? नागौर जिले से की गई थी। इनमें से कौन सा उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर है? उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए सभी लोग बताइए, कौन उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर है? तो कई सारा जिक्र होता है, इसमें कई सारी चीजें आती हैं। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, लेकिन महिला सशक्तिकरण का अगर जिक्र होता है तो इसमें आपका एक अलग ही आपको देखने को मिलता है। दो ऑप्शन मिलते हैं, कहीं कहीं वंदना लिखा होता है, वंदना कटारिया कहीं कहीं आपको मिलेगा। लेकिन जो सीबीएसई का मानना है, सीटेट में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो सीटेट में इसका जो आंसर माना गया है वह माना गया है कविता बिष्ट को माना गया है। सीटेट में कविता बिष्ट को माना गया है और इसका फैसला किसने किया था? हरीश रावत। हरीश रावत की सरकार ने किया था। कविता बिष्ट की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, क्या वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, जाकिर हुसैन है, फरुखुद्दीन अली अहमद है, नीलम संजीव रेड्डी है? तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए और वह कहलाते हैं संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। कब चुने गए थे ये ध्यान दीजिएगा। तो 1977 टू 82 निर्विरोध चुने गए थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, संविधान में प्रदत्त जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है
तो किसके द्वारा हटा जाएंगे? मान लीजिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाना हो तो कौन हटा सकता है? तो संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन किसके प्रस्ताव के द्वारा? संसद में जब यह प्रस्ताव होता है। और ये अनुच्छेद आपके 124(4) के तहत, अनुच्छेद 124(4) के तहत यह हटाया जा सकता है। अगला है, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आज्ञापत्र या रिट जारी करने में शक्ति संपन्न होता है? तो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है किस अनुच्छेद में जो है आज्ञापत्र या जिसे हम रिट कहते हैं जारी करने में शक्ति जो है संपन्न होती है, वह कहला जाती है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226। लेकिन इसमें जो भी एक और ध्यान देना है, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद जो है आपके 32 के तहत रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय जो है 226 के अंतर्गत आज्ञापत्र या रिट जारी करने का संपन्न है, शक्ति संपन्न है इसके पास। लेकिन उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है 26 के तहत 32 के तहत भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे 226 की बात करें तो ये भी एक है, इसके अकॉर्डिंग भी आप 32 के अकॉर्डिंग भी कर सकता है। सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर है, तो सीखना संज्ञानात्मक विकास पर सदैव निर्भर होता है। जी हाँ। शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी क्या होती है? पेडागॉजी के प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी यहाँ पे पूछी जा रही है, तो वह आपकी कौन सी कहला जाएगी? छात्र स्वयं करके नहीं सीखता। क्या यहाँ पे है? छात्र जो है वह स्वयं करके नहीं सीखता है, ये ध्यान देना बड़ी बात है। अगला है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। तो भारतीय जो बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सभी धर्मों सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, सभी धर्मों को एक समान, क्योंकि यहाँ पे बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में क्या शामिल होगा? तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में जो शामिल हो जाएगा वह आपकी कहला जाएगी विद्यार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होगा। किसमें? निदानात्मक उपचारात्मक, विद्यार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। अगला, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका लक्ष्य क्या होगा? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, सभी बताइए। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए मानवता का विकास करना, राष्ट्रीयता का विकास करना, सामाजिकता का विकास करना, अर्थात ये सभी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर एनसीएफ 2005 का आधार पत्र किस पर बल देता है? तो सामाजिक विज्ञान में जो परीक्षा सुधार पर एनसीएफ 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ पढ़ लीजिएगा, एनसीएफ का वीडियो मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, पूरा निचोड़ मिल जाएगा। तो सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर एनसीएफ 2005 का आधार पत्र किस पर बल देता है? तो यह आपके सतत एवं समग्र आकलन पर बल देता है। बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगला जो प्रश्न है, विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है, यह मत किसका है? एरिक्सन का, स्किनर का, रॉबर्ट सियस का, या इनमें से कोई नहीं? विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया कहलाती है और यह मत कहला जाता है रॉबर्ट रियस का। रॉबर्ट रियस का मत है, उनका कहना है कि विकास एक सामाजिक क्रियाओं में अवलोकन की प्रक्रिया है। अगला जो प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा परीक्षण एवं त्रुटि जो है अधिगम की अनिवार्य मांग नहीं है? यानी 3 मांग है लेकिन एक मांग नहीं है। देखिए, अधिगम की संचालन है, बाधा है, अवसारवादी सफलता है, अवसरवादी, लेकिन जैव की चयनित गति, जैव की चयनित गति परीक्षण जो है त्रुटि अधिगम का अनिवार्य नहीं माना जाता। त्रुटि अधिगम में अवसरवादी सफलता, बाधा या संचालन माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या नहीं अनिवार्य माना जाता? जैव की चयनित गति अनिवार्य नहीं मांग रही थी। अगला कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए,
किन्हीं 5 राज्यसभा सदस्यों द्वारा, 5 लोकसभा सदस्यों द्वारा, 5 निर्वाचक मंडल के द्वारा या 10 निर्वाचक मंडल के द्वारा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम जो है प्रस्तावित किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वह होता है किन्हीं 10 निर्वाचक मंडल के सदस्यों को द्वारा होता है। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम निर्वाचक मंडल के किन्हीं 50 सदस्यों द्वारा होता है। अगर वर्तमान में पूछा जाए, पहले 10 निर्वाचक मंडल होता था, लेकिन वर्तमान की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में निर्वाचक मंडल के किन्हीं 50 सदस्य द्वारा जो है यह प्रस्तावित होता है। 50 सदस्य होना चाहिए कि इनको राष्ट्रपति के पद पर ठीक है, इनका नाम लाना है। निम्न में से कौन सा किसी समस्या के सबसे अच्छे संभावित समाधान की ओर संकेत करता है? निर्णय लेने का कौशल, विवेचनात्मक चिंतन, मूल्यांकन कौशल या शिक्षण कौशल। तो दोस्तों, किसी समस्या के सबसे अच्छे संभावित समाधान की ओर जो संकेत करता है वह आपका कहला जाता है विवेचनात्मक चिंतन कौशल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनसे में सभी संबंधित पक्षों पर इसमें जो है विचार किया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और प्यारा सा फीडबैक। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। एग्जाम को फतेह करना है तो आपका कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। तो भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो ध्यान दीजिए, अवरोही क्रम, आरोही क्रम समझना जरूरी है और अवरोही क्रम दोनों समझना जरूरी है। काफी सारा एग्जाम में जल्दबाजी में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें अवरोही क्रम में करना है। तो अवरोही क्रम में पहले आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और गोवा। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो पहला ऑप्शन दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है। क्षेत्रफल में अवरोही क्रम पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, इसके बाद फिर गोवा का नाम आता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा भारत में संबंध नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत का संबंधित किस्सा है। भारत का संबंधित थार का रेगिस्तान से, मोमोस्टोंग कांगरी पर्वत से है, रीमो पर्वत से है। लेकिन भारत का संबंध तिएन शान पर्वत प्रणाली से नहीं है। तिएन शान पर्वत प्रणाली किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपके चीन के अंतर्गत आता है। नाम से ही पता चलता है, तिएन ट्यू चू पा च्यू चू ऐसा बोला जाता है ना, तो तिएन शान नाम से पता चल जाएगा। चीनी भाषा के एक अलग ही है, उनका नाम से पता चल जाता है चीनी, चीन देश से संबंधित है। मानचित्र बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति करना है? ज्ञान, बोध, कौशल, रुचि। तो पेडागोजी के प्रश्न है, सारा कंबाइंड लेकर आते हैं, क्योंकि पेडागोजी के प्रश्न कितने पूछे जाएं ये दिया नहीं गया है। कितने आपके इतिहास से पूछे जाएंगे, अर्थशास्त्र से पूछे जाएंगे, भूगोल से पूछे जाएगा, कोई ये निश्चित नहीं है। किसी टॉपिक में किसी दिन ज़्यादा आएगा, किसी दिन कम आएगा। तो डेली हम रिव्यू के माध्यम से जानेंगे भी, लेकिन पहले ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। तो मानचित्र बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति करना कहला जाता है? पेडागोजी का बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं और नॉर्मल सा प्रश्न भी इसे हम कह सकते हैं। तो वह कहला जाएगा कौशल। मानचित्र बनाना कौशल उद्देश्य को पूर्ण करने के बराबर होता है या पूर्ण करने की बात करते हैं। निम्न महासागरों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो महासागर दिए गए हैं, इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी दिए गए। तो पहला आता है, देखिए, प्रशांत महासागर। ध्यान दीजिए, पहला आएगा हमारा प्रशांत महासागर, इसके बाद आएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा? हिंद महासागर, और अंत में आएगा आर्कटिक महासागर। तो देखिए 2 4 3 1, 2 4 3 1 पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो यह हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद बहुत ही अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न, इनमें से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैसों से सम्मिलित नहीं है? देखिए, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। CO2 हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन हो गया, CFC हो गया। लेकिन ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं होती। ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है दोस्तों? एक प्राणवायु के समान है।
और ये किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं पेड़ पौधे लगाइए, अपने जीवन में एक पेड़ तो अवश्य तैयार करके जाइए, कम से कम, अधिक हो सके तो और करके जाइए। अब दिए गए दर्रा दिए गए। अब दर्रा कौन से कहाँ है, किस पर है? कौन सा दर्रा रुद्रप्रयाग में है, उत्तरकाशी में है, पिथौरगढ़ में, चमोली में है, ये आपको बताना है। और इसी प्रकार से आएगा 8-10 प्रश्न तो मिलान सूची वाले, कथन वाले आएंगे, अभी से तय है, ये जान लीजिए। यहाँ पे देखा जाए तो पहला जो नीति दर्रा का जो संबंधित हो जाता है वह आपके चमोली से संबंधित हो जाता है। किससे? चमोली से हो जाता है। और जो दारमा दर्रा है, तो दारमा जो दर्रा है इसे हम पिथौरगढ़ से संबंधित की बात करेंगे। और डोडी ताल जो दिया गया है ये उत्तरकाशी से संबंधित हो जाएगा। और देवरिया ताल ये रुद्रप्रयाग से संबंधित हो जाएगा। तो अगर डाउट है तो आप लोग अवश्य कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है 4321 वह आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी कहला जाती है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कहला जाती है जलोढ़ मिट्टी। और यह कहाँ पर पाई जाती है? आपके जो डेल्टाई क्षेत्र हैं। किसमें पाई जाती है? जो डेल्टाई क्षेत्र हैं ये उसमें पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न, इनमें से किस प्रांत में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? स्त्री साक्षरता दर, देखिए हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार देश से कम स्त्री साक्षरता बिहार में, ये ध्यान दीजिएगा। अगर बिहार ऑप्शन आता है तो बिहार में करना है, लेकिन यहाँ पे हरियाणा दिया गया इसलिए हरियाणा, बिहार में सबसे कम है। अगर बिहार ऑप्शन आए तो पहले उसी में करना है। इनमें से कौन सी ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये तीनों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। लेकिन जो आपकी प्राकृतिक गैस है ये गैर परंपरागत नहीं कहलाएगी, क्योंकि प्राकृतिक जो गैस है ये परंपरागत ऊर्जा में आएगा। प्राकृतिक जो गैस हमें मिलती है, और पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये गैर परंपरागत ऊर्जा कहलाएगी। तो परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ये दोनों पढ़ लीजिएगा, दोनों में से एक अवश्य आना है। निम्न में से किस स्थान पर भारत का प्रथम आणविक ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो सभी लोग जानते हैं तारापुर नाम मशहूर है, और तारापुर कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र पर है। और भारत का जो है प्रथम आणविक ऊर्जा केंद्र जो है कब स्थापित किया गया था? 1961 में इसे स्थापित किया गया था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है? देखिए हड़प्पा सभ्यता का सही काल जो है एनसीईआरटी बेस देखा जाए तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना गया है हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्न भाषाओं में से किसका प्रयोग सम्राट अशोक के राजज्ञों में किया गया है? तो वह कहलाता है प्राकृत। प्राकृत भाषा जिसकी लिपि ब्राह्मी थी, इसका प्रयोग अशोक के शिलालेखों में हुआ है। राजज्ञों को ही शिलालेख बोला जाता है, तो प्राकृत भाषा में। निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, गरीब नवाज किसे कहा जाता है? वह सूफी संत आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। और इनका मजार जो है जिसे बोलते हैं कहाँ पर स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मजार है वह आपके अजमेर पर स्थित है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि अकबर के शासक काल में दहसाला बंदोबस्त विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मुजफ्फर खां तुर्बाती, अबुल फजल, मान सिंह या टोडरमल? तो अकबर के शासन काल में दहसाला बंदोबस्त विकसित करने का श्रेय जो है दिया जाता है वह टोडरमल को दिया जाता है।
ये अकबर के 9 रत्नों में से टोडरमल एक रत्न थे। और टोडरमल का कार्य क्या होता था दोस्तों? टोडरमल का कार्य होता है भू राजस्व का कार्य दिया गया था। किसका कार्य दिया गया था? भू राजस्व का कार्य इनके लिए दिया गया था। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? कालसी, जागेश्वर, द्रोणसागर या देवलगढ़ की बात करेंगे तो उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख पूछा जा रहा है। और वह सभी लोग जानते हैं कालसी। कालसी उत्तराखंड के जो जिला देहरादून के तहसील एक कौन सा है? चकरौता। जी हाँ दोस्तों, चकरौता। कालसी उत्तराखंड के जिला देहरादून की तहसील चकरौता में स्थित है। और यहाँ पर भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध जो मौर्य सम्राट अशोक है, इनके चतुर्दश शिलालेख पर एक चट्टान भी अंकित की गई है। अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य सुगौली की संधि कब अनुमोदित की गई थी? तो ये जान लीजिए, सुगौली की जो संधि है वह किसके मध्य की गई? अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य की गई थी सुगौली की संधि। यह कब की गई थी? तो ये दोस्तों आपके 1816 में की गई थी। सुगौली संधि 1816। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धन और निराश्रय वर्ग के लिए निःशुल्क आवास योजना का नाम क्या है? तो निःशुल्क और आवास योजना का जो नाम है, क्या वह महात्मा गांधी आवास है, राजीव गांधी, इंदिरा आवासी या अटल आवास योजना? अभी वर्तमान में कौन चल रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे प्रश्न हमारा बन सकता है। तो इसकी जो शुरुआत लॉन्च कब किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना का? 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह 2024 तक किया गया है। और इसमें पक्के घरों का लक्ष्य जो किया गया है 2.95, लगभग 3 करोड़ घर जो है दिया गया है। और इसका जो वेबसाइट है वह कौन सा है? PMAYG, प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय की अगर बात करें, यहाँ निर्धन और निराश्रय एवं निःशुल्क आवास योजना का जो नाम किया गया है वह किया गया है इंदिरा आवास योजना। इसके पहले इंदिरा आवास योजना मिलता था, गांव में 1-2 लोगों का बस मिल जाता था। लेकिन अब इसे क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना में अब शामिल कर लिया गया है। सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का चुनाव करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? जी हाँ, सोशल साइंस बुक्स का पाठ्यपुस्तक को अगर आपको चयन करना है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, और आपको बुक चयन के लिए अगर दिया जाता है तो आप किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे? तो आपको जो है विषय वस्तु सुस्पष्ट एवं चित्रात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुस्पष्ट। और कैसे होना चाहिए? चित्रात्मक होना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यह किसका कथन है कि जहां भी समाज होता है वहां एकता होने के कारण परोपकार की भावना होती है। जहां भी समाज होगा अगर एकता है तो उसी के कारण परोपकार की भावना होती है, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का उपकार करना। तो यह कहला जाता है, किसका कथन है? एमिली दुर्कheim। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। अगला, निम्न में से दी प्रोटेस्टेंट एथिल एंड दी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का लेखक कौन है? नाम थोड़ा अटपटा है। दी प्रोटेस्टेंट एथिल एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मैक्स वेबर। कौन है दोस्तों? मैक्स वेबर है। अगला प्रश्न दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय, विधवा पुनर्वाह एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहु विवाह प्रतिबंध सैयद अहमद खान, बाल विवाह का प्रतिबंध हरबिलास शारदा। ये 4 प्रश्न दिए गए हैं और ये चारों आपके मॉक क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको कमेंट करके बताना।
ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। मैं आपके साथ जयसवाल सर, डेली आपके 11:30 से लेकर 12 PM तक हमारी ये क्लास होती है। इतने में आपको क्लास मिल जाती है और 7 PM में फर्स्ट पार्ट की लाइव क्लास होगी, तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। बाकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया गया है। MP टेट वर्ग 2 सोशल साइंस की प्लेलिस्ट चाहिए, प्लेलिस्ट ऑप्शन आएगा, यूट्यूब में जाएंगे तो प्लेलिस्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वीडियोज ऑप्शन में जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट आपके वीडियोज मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अपने TT फैमिली को फॉलो कीजिए और हर अपडेट आप सबसे पहले पाइए। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।